हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर विजय कमल मीना और आज हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के अंदर रिप्रोडक्शन के मोड्स के बारे में। दैट मीन्स मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लांट के अंदर मेनली दो तरह का रिप्रोडक्शन पाया जाता है। एक को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरे टाइप के हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की हम बात करते हैं तो यहाँ होती है कि न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट। यानी कि एक नए प्लांट की उत्पत्ति कहाँ से हो रही है? किसी वेजिटेटिव पार्ट से। अब यहाँ वेजिटेटिव पार्ट का मतलब क्या हुआ? आप सीधे शब्दों में ये समझिए कि जो प्लांट का फ्लावर वाला पार्ट होता है, उस फ्लावर वाले पार्ट को हम प्लांट का सेक्सुअल पार्ट बोलते हैं। उसके अलावा कोई भी प्लांट्स का पार्ट होता है उसको हम उसका वेजिटेटिव पार्ट बोलते हैं। ठीक बात। तो देखिए यहाँ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर प्लांट्स का वेजिटेटिव पार्ट यूज हो रहा है। किस लिए? प्लांट को रीजनरेट करने के लिए। इसलिए इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई सीड का निर्माण नहीं होता है, कोई भी फ्रूट का निर्माण नहीं होता है। तो अगर हम मोटा मोटा एक तरह से देखें तो वेजिटेटिव पार्ट्स के जैसे एग्जांपल्स हो गए, लीफ हो गया, स्टेम हो गया, रूट हो गया, ये सारी चीजें इंक्लूड होती हैं किसके अंदर? वेजिटेटिव पार्ट के अंदर। देखिए अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं तो न्यू प्लांट अराइजेस फ्रॉम द रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा होता है प्लांट का? फ्लावर्स होते हैं। जो रिप्रोडक्ट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है विच प्रोड्यूसेस फ्रूट्स एंड सीड्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर कोई भी सीड या फ्रूट जैसी कोई भी स्ट्रक्चर फॉर्मुलेट या फॉर्मेशन नहीं हो रहा था, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर फ्रूट सीड भी बनेगा और फ्रूट भी बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसके कई मेथड्स होते हैं, जैसे हम बडिंग बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं। इसके अलावा और भी कई होते हैं। उन्हीं में से एक होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, जो हमारे प्लांट ब्रीडिंग में काफी यूजफुल होता है। यानी कि हम जैसे कि लीफ का अगर यूज कर रहे हैं किसी प्लांट को रीजनरेट करने के लिए, तो उसका यहाँ जो एग्जाम्पल है वो है ब्रायोफाइलम। ब्रायोफाइलम की लीफ को अगर हम लगाते हैं तो ये प्लांट इजीली रीजनरेट कर सकता है लीफ से। दूसरे टाइप्स में अगर कोई प्लांट पार्ट अगर स्टेम को यूज कर रहा है खुद को रीजनरेट करने के लिए, तो उसके एग्जांपल्स होते हैं जैसे ओनियन हो गया, गार्लिक हो गया। और जैसे अगर हम ट्यूबर क्रॉप्स में देखते हैं तो ट्यूबर भी एक तरह का, जैसे पोटैटो के अंदर एक स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है। जिस तरह से हम जैसे हम देखते हैं ना कि पोटैटो के किसी एक ट्यूबर को अगर हम लगा देते हैं, उसको ग्रो कर देते हैं तो एक पूरा पोटैटो का प्लांट बन सकता है। उसी तरह से ओनियन गार्लिक में भी स्टेम को यूज होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के लिए। आगे हम देखते हैं कि रूट्स का कहाँ यूज होगा। तो रूट्स का एग्जांपल जैसे कैरेट हो गया, बीट रूट्स हो गए। इसके अलावा जैसे मूली हम यूज करते हैं, रेडिस, तो वो भी एक रूट को यूज करता है। किस लिए? वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए। फिर जैसे बर्ड्स की अगर हम बात करें तो गुलाब की हम बर्ड काट के लगाते हैं, छोटा सा हिस्सा होता है, छोटी सी जैसे बर्ड होती है, उसको जो लगा दो तो एक रोज का पूरा सुंदर सा प्लांट बन सकता है। तो ये कुछ मेथड्स होते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन करने के लिए। आगे हम बात करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट ब्रीडिंग का एक मूलभूत आधार है। यहाँ जैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि जैसे हमने इसमें पढ़ा था फ्लावर के थ्रू ये अपने इस प्रोसेस को कंप्लीट करता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की प्रोसेस को। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्लावर्स की मॉर्फोलॉजी को या फ्लावर की स्ट्रक्चर को देखते हैं। तो यहाँ इस पिक्चर में हम देख पा रहे हैं कि जो येलो कलर के सुंदर से एक तरह से इस फ्लावर का पार्ट है, इनको हम बोलते हैं पेटल्स। तो जब भी आप किसी भी फील्ड में जाओगे, आपको कलरफुल अगर फ्लावर दिख रहे हैं तो वो कलरफुल जो चीज होती है वो मेनली क्या होती है? पेटल्स होते हैं। फिर पेटल्स के नीचे हम कुछ इस तरह की ग्रीन स्ट्रक्चर भी देखते हैं। इन ग्रीन स्ट्रक्चर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। तो जो कलरफुल थे, डिफरेंट कलर्स के होते हैं, जिनको देख के इंसेक्ट अट्रैक्ट होते हैं, इंसान अट्रैक्ट होता है, वो सब क्या होते हैं? पेटल्स होते हैं। और जो इसके नीचे हार्ड, थोड़ा सा हार्ड पोर्शन होता है जो कि जनरली ग्रीन कलर का होता है, उसको हम सेपल बोलते हैं। इसके अलावा प्लांट के ऊपर ये तो हो गए इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक तरह से सपोर्ट करने के लिए, यानी कि अगर इनको हम हटा दें तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हैम्पर नहीं होगा, लेकिन ये कहीं ना कहीं यूजफुल होते हैं। जैसे पेटल्स क्या कलरफुल होते हैं, तो प्लांट को कभी पॉलिनेशन की नीड होती है, तो वो इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं। किससे? इस ब्यूटीफुल जो पेटल्स का कलर होता है ना, जिससे हम भी देखते हैं कि गुलाब की अच्छी अच्छी पंखुड़ी होती है, या जो पंखुड़ियां जो बोलते हैं वो होती है, ये पेटल्स को ही हम इस तरह का बोलते हैं। तो प्लांट
हम अननोइंगली एक्चुअल में क्या कर रहे होते हैं कि इन पेटल्स से अट्रैक्ट होके हम कहीं ना कहीं उसके पोलिनेशन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्पफुल होते हैं ये। दूसरा, इसके जो सेपल्स होते हैं वो मेनली इसको प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं फ्लावर को। इसके अलावा जो इसके मेन सेक्सुअल पार्ट जो होते हैं वो होता है, इसके अंदर एक होता है गाइनोसियम और एक होता है एंड्रोसियम। तो गाइनोसियम की अगर हम स्ट्रक्चर देखते हैं तो जैसे कभी आप किसी फ्लावर को लेके देखना, तो इसके जो मिडल पोर्शन में आपको इस तरह से एक फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट मिलेगा जिसको हम गाइनोसियम बोल रहे हैं, या इनको दूसरे शब्दों में हम कार्पल्स भी बोलते हैं। तो स्टिग्मा की जैसे गाइनोसियम की स्ट्रक्चर देखते हैं तो इसका जो अपर पोर्शन होता है इसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। इसके बिलो जो थोड़ा सा लॉन्ग पोर्शन होता है वो उसको हम स्टाइल बोलते हैं। फिर स्टाइल के नीचे का जो पोर्शन थोड़ा सा उभरा हुआ पोर्शन होता है, जो थोड़ा सा बल्जी होता है, थोड़ा सा राउंड शेप का होता है, उसको हम बोलते हैं ओवरी। ओवरी एक्चुअल में ये प्रोटेक्ट करता है किसको, इसके मेन जैसे ओव्यूल्स होते हैं, ओव्यूल्स या जिसको हम मेगा स्पोरेंजिया भी बोलते हैं, वो ओवरी के अंदर बंधा रहता है। तो गाइनोसियम की अगर हम बात करें तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स होते हैं। इसी तरह से अगर हम एंड्रोसियम की बात करते हैं तो एंड्रोसियम्स को हम मेनली मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं या इनको स्टेमन्स भी बोलते हैं। तो एंड्रोसियम के अंदर क्या होता है, इस तरह से मेगा स्पोरेंजिया इसको टोटल बोला जाता है, यानी कि जो एंथर्स होते हैं वो माइक्रो स्पोरेंजिया होते हैं। इनके अंदर कुछ पोलन ग्रेन्स बनते हैं, पोलन का निर्माण होता है। तो ये अगर जैसे हम दो तरह के फ्लावर्स को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है कंप्लीट फ्लावर और एक होता है इनकम्प्लीट फ्लावर्स। कंप्लीट फ्लावर का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जिसके पास में पेटल्स, सेपल्स, गाइनोसियम, एंड्रोसियम ये चारों स्ट्रक्चर्स अगर प्रेजेंट होती हैं तो ऐसे फ्लावर्स को हम कंप्लीट फ्लावर्स बोलते हैं। इनमें से कोई एक चीज एब्सेंट होती है, मान लीजिए जैसे गाइनोसियम है या फिर एंड्रोसियम है, इनमें से कोई एक ही चीज अगर किसी फ्लावर के पास में है तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट फ्लावर। तो फ्लावर्स के पार्ट्स को हमें थोड़ा सा याद रखना है। थोड़ा एक स्ट्रक्चर और आती है जहाँ होता है पेरियंथ। पेरियंथ का क्या मतलब होता है, जिसके अंदर कोरोला और कैलिक्स प्रेजेंट होते हैं। तो एक तरह से देखें तो जब पेटल्स खुद को फ्यूज कर लेते हैं उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कोरोला। यानी कि अगर पेटल सारे के सारे आपस में जुड़ गए तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे कोरोला। अगर सारे के सारे सेपल्स आपस में जुड़ जाते हैं उस कंडीशन को हम बोलते हैं कैलिक्स। ठीक बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम बात करेंगे कि स्पोर का फॉर्मेशन, यानी कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना है या सेक्सुअल जो प्लांट्स अपना रिप्रोडक्शन करते हैं तो उनको कुछ स्पोर फॉर्मेशन की नीड होती है। अगर ह्यूमंस में या फिर एनिमल्स की अगर हम बात करते हैं तो हमारे स्पोर्स की अगर हम देखें तो स्पर्म होता है, जैसे फीमेल्स के अंदर एग सेल्स होती हैं। तो इसी तरह से प्लांट्स के अंदर क्या प्रोसेस होती है, स्पोरोजेनेसिस। तो यहाँ सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके अंदर कुछ स्पोर फॉर्मेशन होता है, उनको हम बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस। अब मेगा स्पोरोजेनेसिस की हम बात करें तो सबसे पहले हमें देखना है कि जो हमने सबसे पहले देखा हमारा ओवरी था, ओवरी के अंदर जो ये स्ट्रक्चर होती है ओवरी के अंदर, तो वहां सबसे पहले एक होती है मेगा स्पोर मदर सेल जिसको हम एमएमसी भी बोलते हैं। तो ये होती है डिप्लॉइड। कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है मेगा स्पोर मदर सेल। अब मेगा स्पोर मदर सेल के अंदर मियोटिक डिवीजन होता है, तो इसके अंदर मियोसिस वन और फिर होता है मियोसिस टू। तो जैसे हम जानते हैं कि मियोसिस वन से क्या होगा, दो सेल बनेंगी, और मियोटिक डिवीजन टू से हमारे पास में क्या बन जाएगा, टोटल चार सेल बन जाती हैं जिनके पास में एन एन यानी ये हैप्लॉइड कंडीशन में होती है। लेकिन अब यहाँ हम फीमेल की बात कर रहे हैं तो इन चार जो हैप्लॉइड सेल बनी है, जहाँ हैप्लॉइड एक्चुअल में जो इस मेगास्पोर मदर सेल से हैप्लॉइड मेगास्पोर बनने की प्रोसेस को हम मेगास्पोरोजेनेसिस बोलते हैं। और जो ये मेगास्पोर बनते हैं ये संख्या में चार बनते हैं, लेकिन फीमेल्स के अंदर ये तीन जो मेगास्पोर्स होते हैं ये खत्म हो जाते हैं, बचता सिर्फ इनमें से एक मेगा स्पोर है जिसको आगे की प्रोसेस में जाना होता है। तो इस मेगा स्पोर मदर सेल जो अभी तक हैप्लॉइड था, इसके अंदर क्या हुआ कि जैसे चार बने थे, चार में से तो हमने ये तीन को डिजनरेट कर दिया, फिर हमारे पास में बचता है एक। एक के अंदर क्या होगा, ये आगे फर्दर माइटोटिक डिवीजन होंगे इसके अंदर। तो यहाँ देखो ये एक मेगास्पोर मदर सेल थी, सॉरी ये एक मेगास्पोर मदर सेल थी, इससे चार मेगास्पोर बने थे, चार में से तीन डिजनरेट हो गए थे, फिर एक मेगास्पोर बना जो फर्दर आगे की प्रोसेस में जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि इस मेगास्पोर मदर सेल में तीन माइटोटिक डिवीजन होते हैं, जैसे ये एक, दूसरा और तीसरा। यहाँ देखो कि एक माइटोटिक डिवीजन से इसका सिर्फ
जैसे हम सेल डिवीजन पढ़ते हैं, सेल डिवीजन हम पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस, और एक होती है जहाँ न्यूक्लियस का डिवाइड होना, या सिर्फ न्यूक्लियस जहाँ डिवाइड हो। तो यहाँ देखो हमारे पास में एक न्यूक्लियस था, तो एक माइटोटिक डिवीजन से सबसे पहले हमारे पास में दो न्यूक्लियस हो गए, लेकिन सेल एक ही है। इसके बाद में दूसरा माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो उसकी वजह से दो जो हमारे पास में न्यूक्लियाई थे, वो अभी यहाँ बन गए हैं चार न्यूक्लियाई। चार न्यूक्लियाई, लेकिन अभी भी सेल एक ही है। इसके बाद में तीसरा माइटोटिक डिवीजन इन चार सेल से 8 सेल का निर्माण करता है। कितनी सेल का निर्माण करता है? 8 सेल का, या 8 न्यूक्लियाई का निर्माण करता है, जिनमें से हम इस मेगास्पोर मदर सेल के जो तीन ऊपर की साइड में तीन जो सेल्स होती हैं या तीन न्यूक्लियाई होते हैं, वो उनको कहलाती हैं एंटीकोडल सेल्स। दो इसके सेंटर में दो न्यूक्लियाई होते हैं जो फ्री होते हैं, बट उनके इन दो न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं टू पोलर न्यूक्लियाई। फिर इसके जो लोअर पोर्शन होता है, वहां क्या होता है, मेनली एक तो एग सेल बनती है, और दो बनती है इसकी सिनर्जेटिक सेल्स का निर्माण होता है। इस तरह से ये 8 न्यूक्लियाई हो गए, और हमारे पास में कितनी सेल्स हो गई? टोटल 7 सेल्स होती हैं। दो तो एक सिंगल सेल के अंदर हो गए जिनको हम पोलर न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, तीन हमारे पास में एंटीपोडल सेल्स हो गई, तीन हमारे पास में एक एग सेल होती है, दो सिनर्जेटिक सेल्स होती हैं। ठीक बात है। तो इस तरह से हमारे पास में 7 सेल्स बनती हैं और 8 न्यूक्लियाई होते हैं। तो इस सारी प्रोसेस को, जहां मेगा स्पोर से लेके और अपने यहाँ तक जो ये गैमेटोफाइट, इसको हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, जब ये 8 सेल का हो जाता है जब, ठीक बा, गैमेटोफाइट, तो इसको हम बोल सकते हैं मेगा गैमेटोफाइट। अब मेगा स्पोर से मेगा गैमेटोफाइट बनने तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगा गैमेटोजेनेसिस। और मेगा स्पोर मदर सेल से मेगा स्पोर बनने तक की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? मेगा स्पोरोजेनेसिस। तो ये सारी प्रोसेस किसमें हुई है? फीमेल के अंदर। अब बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर। तो जैसे फीमेल के अंदर हमारे पास में जो गाइनोसियम था, तो अभी हम बात करेंगे एंड्रोसियम की। तो एंड्रोसियम में सबसे पहले हमारे पास में, जैसे फीमेल के अंदर मेगा स्पोर मदर सेल थी, उसी तरह से हमारे पास में होती है माइक्रोस्पोर मदर सेल। तो ये भी प्लॉइडी लेवल इसका डिप्लॉइड होगी। फिर डिप्लॉइड में वापस याद कीजिए, जैसे पिछले मेगास्पोर मदर सेल के अंदर मियोसिस हो रहा था, तो वहां भी दो सेल बने, फिर मियोटिक डिवीजन 2 से यहाँ चार सेल बन गए। वहां भी चार स्पोर बने थे, मेगा स्पोर चार बने थे, लेकिन वहां चार में से तीन डिजेनरेट हो गए थे, और एक केवल मेगा स्पोर बना था जो आगे के लिए प्रोसीड किया था, जिससे मेगा गेमेटोफाइट बना था। लेकिन मेल के अंदर क्या होता है, यहाँ चार टेट्राड फॉर्मेशन होते हैं, यानी चार माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। ये चारों के चारों जो माइक्रोस्पोर्स होते हैं, ये हो गए कैसे? हैप्लॉइड हो जाते हैं, और वहां जैसे तीन डीजनरेट हो रहे थे, यहाँ चारों के चारों फंक्शनल होते हैं। ये चारों के चारों फंक्शनल गैमेट होते हैं, तो इनमें से किसी एक पोलन को हम आगे जैसे समझाने के पर्पज से हम देखते हैं। तो सबसे पहले क्या हुआ कि ये जो जैसे मैं इसको ले लेता हूँ यहाँ, ये एक तरह का माइक्रोस्पोर बना, माइक्रोस्पोर। तो देखिए इसके पास में एक सिंगल न्यूक्लियस था इस माइक्रोस्पोर पे, तो इसका प्लॉइडी लेवल एन है। अब इसके अंदर क्या हुआ, माइटोटिक डिवीजन, पहला माइटोटिक डिवीजन होता है। इससे क्या होगा, इसके अंदर सेल एक होगी, लेकिन इसके पास में न्यूक्लियस दो बन जाएंगे, जिसमें से एक न्यूक्लियस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव न्यूक्लियस, और दूसरे न्यूक्लियाई को हम बोलते हैं जो कि रिप्रोडक्शन के लिए काम आएगा। तो जैसे इस तरह से हमने देखा, तो यहाँ एक वेजिटेटिव न्यूक्लियस बना, और दूसरे को हमने यहाँ बोल दिया स्पर्म न्यूक्लियाई, न्यूक्लियाई। अब क्या हुआ, इसके अंदर फर्दर जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई होता है, इसके अंदर फिर से एक माइटोटिक डिवीजन होता है, जिससे क्या होगा, अपने पास में एक तो हो गया यहाँ स्पर्म न्यूक्लियाई, और जो दूसरा हमारा वेजिटेटिव न्यूक्लियाई था, उसने ये फिर से डिवाइड होके एक न्यूक्लियाई तो बना ले रहा है यहाँ पोलन ट्यूब, क्या बना ले रहा है? पोलन ट्यूब। और दूसरा जो वेजिटेटिव न्यूक्लियाई है, वो एज इट इज रहता है।
अब इसका डिवीजन हुआ था। ठीक है, तो इस तरह से अगर हम देखते हैं तो मेगा स्पोरोजेनेसिस के अंदर एक मियोटिक डिवीजन हुआ था। एक मियोटिक डिवीजन होने के बाद में 3 माइटोटिक डिवीजन हुए थे। लेकिन अगर एंड्रोसियम की बात करें या मेल पार्ट की बात करें तो यहाँ एक मियोटिक डिवीजन होता है और 2 माइटोटिक डिवीजन होते हैं। ये पूरी कंप्लीट प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरोजेनेसिस इन फीमेल और स्पोरोजेनेसिस इन मेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल से इन टेट्राड फॉर्मेशन या जिस इस माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन तक की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस और इसके आगे की प्रोसेस को हम बोलते हैं माइक्रोगैमेटोजेनेसिस। माइक्रोगैमेटोजेनेसिस या माइक्रोगैमेटोफाइट होता है, वही हमारा पोलन होता है, वही हमारा आगे फर्दर फर्टिलाइजेशन के लिए यूजफुल होगा। अब हम अगर एंजियोस्पर्म की हम बात करते हैं तो यहाँ एक शब्द डिफाइन करते हैं जिसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। अब ट्रिपल फ्यूजन का क्या मतलब हुआ कि जिस तरह से हमने यहाँ क्या किया, 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हमारे बने थे और एक हमारे पास में पोलन ट्यूब। यहाँ ये एक्चुअल में ये देखिए, ये बना पोलन ट्यूब जिसके पास में 2 स्पर्म न्यूक्लियाई है, एक ट्यूब न्यूक्लियाई है। तो ये ट्यूब न्यूक्लियाई तो किसके लिए जैसे यूजफुल हो गया, ये यूजफुल हो गया इस पोलन ट्यूब के निर्माण करने के लिए। इसके पास में 2 स्पर्म न्यूक्लियाई हैं, वो क्या करेंगे, ये पोलन जाता है स्टिग्मा के ऊपर, फिर ये स्टाइल में होता हुआ इसकी जो पोलन ट्यूब होती है वो यहाँ आ गई, कहाँ पर आ गई, मेगा गेमेटोफाइट में। मेगा गेमेटोफाइट में आने की वजह से क्या होता है हमारे पास में यहाँ अब एक तो पोलन ट्यूब बन गई एक न्यूक्लियाई से तो मेल के, लेकिन 2 स्पर्म न्यूक्लियाई बने हैं, उनमें से एक जाके मिल जाता है किस पे, याद कीजिए हमारे 2 पोलर न्यूक्लियाई थे, उसके ऊपर जाके मिल गया ये यहाँ। और जो दूसरा स्पर्म न्यूक्लियाई होता है वो हैप्लॉइड एग सेल के साथ में मिल जाता है। तो ये जो एग सेल होती है ये तो निर्माण करती है किसका, एम्ब्रियो का, जो आगे चल के सीड बनेगा। और जो हमारा ट्रिपल फ्यूजन जिसको हम बोल रहे थे, 3 न्यूक्लियाई जहां आ रहे थे, इसको हम बोलते हैं ये जो 3 न्यूक्लियाई को होता है ये होता है हमारा एंडोस्पर्म। तो 3 न्यूक्लियाई, 3 ट्रिप्लॉइड होता है एंडोस्पर्म और एक होता है हमारे पास में डिप्लॉइड एम्ब्रियो, या जो आगे जाके जाइगोट बनेगा। तो यहाँ देखिए कि हमारे पास में एक तो एंडोस्पर्म निर्माण हुआ जिसको हमने ट्रिपल फ्यूजन बोला, और एक डबल फर्टिलाइजेशन यानी कि 2 स्पर्म न्यूक्लियाई में एक एंडोस्पर्म के साथ मिला, दूसरा जाके एग सेल के साथ मिला, तो इस तरह से इसको हम बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। अगर ये चीजें आपको समझ में आ गई है तो हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको हम बोलते हैं एपोमिक्सिस। एपोमिक्सिस एक तरह से देखें तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बीच की कड़ी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम देख रहे थे कि फ्लावर तो इन्वॉल्व हो रहा था लेकिन उनके अंदर मियोसिस, माइटोटिक डिवीजन, ये सेक्सुअल एक्टिविटी प्रोसेस हो रही थी, फर्टिलाइजेशन हो रहा था, पॉलिनेशन हो रहा था। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर अगर हम देख रहे थे तो सिर्फ वहां कोई वेजिटेटिव पार्ट से उसका एक तरह से प्लांट रीजनरेट हो रहे थे। एपोमिक्सिस में होता ही है किसी फ्लावर के पार्ट से ही है, लेकिन इसके अंदर कोई भी फर्टिलाइजेशन जैसी प्रोसेस नहीं होती है, इसलिए एपोमिक्सिस को हम सेपरेट रखते हैं। तो अगर हम एपोमिक्सिस की डेफिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो ये होता है कि डेवलपमेंट ऑफ द एम्ब्रियो और सीड फ्रॉम द एम्ब्रियो विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। इस प्रोसेस को सीड कहाँ कैसे कहाँ सॉरी सीड का निर्माण होता है एम्ब्रियो से विदाउट एनी फर्टिलाइजेशन। तो इसके कुछ टाइप्स होते हैं जिसे हम मेनली डिस्कस करें तो इसको एक तरह तो ये बोलते हैं कि फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस और दूसरा होता है ऑब्लिगेट एपोमिक्सिस। फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस का मतलब होता है कि ये मेनली एपोमिक्सिस होती है लेकिन कभी कभी इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी हो सकता है, तो ऐसे टाइप के एपोमिक्सिस को हम बोलते हैं फैकल्टेटिव एपोमिक्सिस। वेयरएज ऑब्लिगेट अगर एपोमिक्सिस की हम बात करें तो इसके पास में कोई ऑप्शन नहीं होता है, इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एपोमिक्सिस पॉसिबल होगा, कोई भी यहाँ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा। ठीक बात। अगर हम आगे बात करते हैं तो एक होता है रिकरेंट एपोमिक्सिस और एक होता है नॉन रिकरेंट एपोमिक्सिस। तो ये आप बुक में पढ़ना और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि ये क्या होते हैं। तो आगे हम अगर इसके मेन टाइप्स में देखते हैं तो कौन सा फ्लावर का पार्ट यूज हो रहा है उसके बेसिस पे हम एपोमिक्सिस को कुछ टाइप्स में डिवाइड करते हैं, उन सबको हम इस डायग्राम में समझने वाले हैं। तो यहाँ देखो कि फीमेल एंड्रोसियम है तो उसके पास में जैसे पिछली बार भी एक मेगास्पोर मदर सेल थी जो कि कैसी थी, डिप्लॉयड थी।
तो अगर ये मेगास्पोर मदर सेल डायरेक्टली एपोमिक्सिस में इन्वॉल्व हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिप्लोस्पेरी। याद रखो कि अगर डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल इन्वॉल्व हो रही है एपोमिक्सिस करने के लिए तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अगर ये मेगास्पोर मदर सेल जा रही है किसी मियोटिक डिवीजन में, लेकिन मियोसिस होने के बाद भी, जैसे हमारे पास में यहाँ क्या बना था मेगास्पोर्स, वो मेगास्पोर कैसा था कि जिसके अंदर हैप्लॉइड था लेकिन 3 इसके डिजेनरेट हो गए थे, यहाँ भी हो गए। लेकिन कुछ एक तरह से फॉल्ट बोल लो या कमी बोल लो, मियोसिस होने के बाद में भी ये जो मेगास्पोर मदर सेल होती है, सॉरी मेगास्पोर होता है, ये अनरिड्यूस्ड हो जाता है। इसके पास में ये अभी भी हैप्लॉइड होने की बजाय ये डिप्लॉइड रह जाता है। तो मियोटिक डिवीजन होने के बाद में अगर ये मेगास्पोर के थ्रू कोई एपोमिक्सिस हो रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। मैं फिर से इस चीज को दोहरा देता हूँ, देखिए अगर डायरेक्ट मेगास्पोर मदर सेल से एपोमिक्सिस की प्रोसेस आगे फर्दर प्रोसीड हो रही है तो उसको हम बोल रहे हैं डिप्लोस्पोरी। लेकिन मेगास्पोर मदर सेल किसी मेगास्पोर में कन्वर्ट हो रही है और वो हैप्लॉइड होने की बजाय वो किसी अनरिड्यूस्ड मेगास्पोर में कन्वर्ट हो पा रही है। अनरिड्यूस्ड का मतलब हुआ कि मेगास्पोर मदर सेल जैसे डिप्लॉइड थी उसी तरह से हमारा जो मेगास्पोर है वो भी डिप्लॉइड ही रह गया है इवन मियोसिस होने के बाद में। तो इस प्रोसेस को हम इस जो अनरिड्यूस्ड मेगास्पोर को हम बोलते हैं एपोस्पोरस, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एपोस्पोरी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ लिखा हुआ है पार्थेनोजेनेसिस। अब पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हुआ कि जो हमारा ये इस जो हमारे पास में 7 न्यूक्लियाई 8 सेल की जो हमारा मेगास्पोर जो एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर अगर कोई एग सेल किसी एपोमिक्टेड सीड या एपोमिक्सिस के थ्रू सीड का निर्माण कर रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस। और पार्थेनोजेनेसिस की हम बात करें तो ये दो तरह से होती है, एक होती है गोनियल पार्थेनोजेनेसिस और दूसरी होती है हमारी सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। गोनियल का मतलब होता है कि सिर्फ एग सेल के अंदर एपोमिक्सिस हो रही है और उससे सीड का निर्माण हो रहा है तो वो गोनियल पार्थेनोजेनेसिस होती है। और जहां हम बात करें सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस की, तो एग सेल के अलावा एम्ब्रियो सेक की दूसरी सेल्स जैसे कि एंटीपोडल सेल्स हो गई या फिर कोई सिनर्जेटिक सेल्स हो गई, ये अगर किसी सीड का निर्माण कर रही है एपोमिक्सिस के थ्रू तो उसको हम बोलते हैं सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो इस तरह से अगर पार्थेनोजेनेसिस के थ्रू या फिर मेगास्पोर मदर सेल के जो एपोस्पोरी या डिप्लोस्पेरी, ये जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती हैं, इनके थ्रू अगर एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती हैं इनके थ्रू अगर कोई एपोमिक्सिस हो रही है और उससे सीड का निर्माण हो रहा है तो बड़े टर्म में हम इसको बोल सकते हैं गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें गेमेटोफाइटिक एपोमिक्सिस की तो हम यूं बोल सकते हैं कि जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती है वो अगर हमारा सीड का निर्माण कर रही है तो इस तरह की एपोमिक्सिस को हम बोलेंगे गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस। अगर एम्ब्रियो सेक के अलावा ओवरी की अदर वेजिटेटिव सेल्स जैसे कि ओवरी की वॉल हो गई एम्ब्रियो सेक के अलावा, है ना, जैसे न्यूसेलस हो गया वो भी डिप्लॉयड होता है, अगर उसके थ्रू कोई एपोमिक्सिस हो रही है और उससे कोई किसी सीड का निर्माण हो रहा है तो उसको हम बोलेंगे स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। अब जैसे हम इसको उल्टा चलते जाएं तो गेमेटोफिटिक और स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस के दो टाइप, जैसे मैं इसको उल्टा समराइज कर रहा हूँ, जैसे एपोमिक्सिस एपोमिक्सिस के दो टाइप्स, एक गेमेटोफाइट एक होता है स्पोरोफाइट। गेमेटोफाइट मतलब एम्ब्रियो सेक्स से सीड बन रहा है एपोमिक्सिस के थ्रू, ये हो गया गेमेटोफिटिक। अगर एम्ब्रियो सेक के अलावा दूसरी जो वेजिटेटिव सेल्स हैं ओवरी की जैसे न्यूसेलस हो गया उसके थ्रू अगर किसी सीड का निर्माण हो रहा है तो ऐसी प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरोफिटिक एपोमिक्सिस। इसका एग्जांपल मैंगो, सिट्रस। स्पोरोफिटिक जो हमारी एपोमिक्सिस होती है उसको हम बोल सकते हैं एडवेंटिशियस एम्ब्रियोनी, हम भी इसको एक टर्म देते हैं। अब गेमेटोफिटिक एपोमिक्सिस में हम देखते हैं कि इसके अंदर एपोस्पोरी हो सकती है, डिप्लोस्पोरी हो सकती है। एपोस्पोरी की हम बात करें तो मेगास्पोर मदर सेल के अंदर कोई मेयोटिक डिवीजन हुआ लेकिन उसकी वजह से अनरिड्यूस्ड गैमेट बना है, अनरिड्यूस्ड गैमेट बनने की वजह से वो डिप्लॉइड रह जाएगा और अगर वो आगे जाके किसी सीड का निर्माण करता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपोस्पोरी। लेकिन अगर
मेगा स्पोर मदर सेल डायरेक्टली विदाउट एनी मेयोटिक डिवीजन डायरेक्टली एंटर करती है किसमें, सीड फॉर्मेशन के लिए, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिप्लोस्पोरी। अब एपोस्पोरी और डिप्लोस्पोरी दोनों के अंदर पार्थेनोजेनेसिस पॉसिबल है। पार्थेनोजेनेसिस में हमने देखा कि जो एम्ब्रियो सेक की सेल्स होती हैं वो क्या करती हैं, सीड का निर्माण करती हैं। तो एम्ब्रियो सेक सेल के अंदर अगर डायरेक्टली एग सेल सीड को फॉर्मेशन कर रही है तो उस प्रोसेस को हम गोनियल पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। लेकिन एग सेल के अलावा एंटीपोडल सेल्स या सिनर्जेटिक सेल्स हो गई, वो किसी सीड का निर्माण कर रही है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सोमेटिक पार्थेनोजेनेसिस। तो एपोमिक्सिस के इस कॉन्सेप्ट को आप भली भांति समझ में आया होगा। आपका नहीं समझ में आया तो आप इस वीडियो को बार बार सुने, इसको समझें, क्योंकि बुक्स में मैंने देखा है काफी कंफ्यूजिंग दे रखा है। तो जितने सीधे शब्दों में मैं आपको समझा सकता था मैंने इस चीज को आपको समझाया है। अब इस टॉपिक में इस चैप्टर मतलब इस लेक्चर के अंदर हम आगे बात करते हैं, तो हम बात करते हैं कि ऐसी कौन सी मैकेनिज्म है जो कि सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं और कुछ ऐसी मैकेनिज्म है जो कि क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती हैं। तो सेल पॉलिनेशन की अगर हम बात करते हैं तो एक कंडीशन होती है क्लेस्टोगेमी और दूसरी कंडीशन होती है चेस्मोगेमी। तो क्लेस्टोगेमी का मतलब होता है कि ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं हुआ हो, ऐसा फ्लावर जो कभी ओपन ही नहीं हो, यानी कि सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। इसके मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं, वो अगर कंप्लीटली क्लोज फ्लावर के अंदर से हैं तो वो हमेशा सेल पॉलिनेशन को ही फेवर करता है। जैसे इसका एग्जांपल हो गया बीट। चेस्मोगेमी में क्या होता है कि फ्लावर बंद तो होता है लेकिन वो कुछ समय तक के लिए होता है। जैसे जब तक फर्टिलाइजेशन कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक वो बंद रहेगा, है ना। और जब इसका फर्टिलाइजेशन कंप्लीट हो जाता है तो ये ओपन होता है। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं चेस्मोगेमी, और इसका बेस्ट एग्जांपल है राइस। इसके अलावा हम देखते हैं कि फ्लावर्स की कुछ मॉर्फोलॉजी भी कुछ सेल पॉलिनेशन को प्रमोट करती है। इसका एग्जांपल अगर हम देखें तो पल्सेस के अंदर जो पेटल होता है जिसको हम बोलते हैं कील, कील जो होता है वो एक तरह से बड़ा वाला पेटल होता है। वो पल्स के अंदर वो उनका जो मेल और फीमेल पार्ट होते हैं उनको एक तरह से ढक के रखता है और वो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रिवेंट करता है। तो ये कुछ मैकेनिज्म थी जो सेल पॉलिनेशन को प्रमोट कर रही थी। लेकिन अब क्रॉस पॉलिनेशन के हम आगे बढ़ते हैं, अगर उसकी बात करते हैं तो इसके अंदर एक कंडीशन होती है डिक्लाइनिंग, डाइक्लाइनी या डिक्लाइनी। तो ये क्या इसका क्या मतलब हुआ कि फ्लावर की एक तरह से पोजीशन वो डिक्लाइनी या डाइक्लाइनी के अंदर, यानी फ्लावर मेल और फीमेल की जो पोजीशन होती है वो प्लांट के अंदर डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन होती है, इसको हम बोलते हैं डाइक्लाइनी। तो इसमें एक कंडीशन होती है मोनोसियस और एक होता है डायोसियस। मोनोसियस का मतलब होता है कि एक सिंगल प्लांट है लेकिन उसके मेल और फीमेल फ्लावर्स दोनों डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे हैं। तो इसका एग्जांपल कौन सा है, मेज हो गया। मेज के अंदर सिल्क यानी कि फीमेल फ्लावर अलग होते हैं और इसके जो टेजल्स होते हैं वो अपर पोर्शन पे वो सेपरेट होते हैं। तो ये भी क्रॉस पोलिनेशन को एक तरह से प्रमोट करता है। डायोसियस प्लांट की अगर हम बात करें तो मेल फीमेल मेल बियरिंग फ्लावर सेपरेट प्लांट होता है और जो फीमेल फ्लावर को बियर करने के लिए एक सेपरेट प्लांट होता है। यानी हमारे जो मेल और फीमेल फ्लावर्स होते हैं वो टू डिफरेंट फ्लावर्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। तो ऐसी कंडीशंस को हम बोलते हैं डायोसियस। इसका अगर एग्जांपल देखें तो इसका होता है पपाया। पपाया के अलावा स्पिनिच हो गया, अमरंथस हो गया, इनके अंदर भी डायोसियस कंडीशन मिलती है। इसके बाद में जो सेकंड मैकेनिज्म होती है जो क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करती है वो होती है डाइकोगेमी। और डाइकोगेमी का मतलब होता है कि मैचुरेशन टाइम डिफरेंट होता है मेल और फीमेल फ्लावर्स का। तो ये क्या करेगा, ये क्रॉस पॉलिनेशन को प्रमोट करेगा। जैसे प्रोटेंड्रस कंडीशन एक होती है प्रोटोगाइनी। प्रोटेंड्री का मतलब हुआ टेंड्री, प्रोटेंड्री यानी कि मेल पार्ट पहले मैच्योर होता है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटेंड्री। इसका एग्जांपल अगर हम देखते हैं तो प्रोटेंड्री का बेस्ट एग्जांपल मेज होता है। इसके अलावा दूसरा जो डाइकोगेमी का एग्जांपल है वो है प्रोटोगाइनी। तो प्रोटोगाइनी का मतलब हुआ गाइनी यानी फीमेल पार्ट, यानी जो पहले फीमेल पार्ट अगर मैच्योर हो रहा है तो इसी कंडीशन को हम बोलते हैं प्रोटोगाइनी। प्रोटोगाइनी का एग्जांपल है बाजरा। मेल स्टेटी एंड सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो प्रीवियस वीडियोस में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये क्रॉस पोलिनेशन को प्रमोट करने वाली कुछ और मैकेनिज्म है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आपको ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स में, अपने जूनियर सीनियर्स, जितना ज़्यादा आप इनको शेयर कर सकें प्लीज़ शेयर कीजिए, इस चैनल को प्रमोट कीजिए। हमारा एम यही है कि आपको फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाए, जितना हमें आता है आपसे डिस्कस किया जाए, आपको बेहतर कंटेंट आपको ऑनलाइन अवेलेबल कराया जाए। तो इस वीडियो को देखने के लिए